इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। Chapter 51 Why aren't you answering me? The one truly sick. कर्क के पसीने की एक बूंद उसके फॉरहेड पे उभर आई, जो धीरे धीरे उसकी शार्पली डिफाइंड वेस्टर्न फीचर्स पर से फिसलते हुए नीचे आ गई। साथ ही एक हल्की सी खुजली छोड़ गई। पर इस वक्त कर्क के पास पसीना पोंछने का भी मूड नहीं था, ना ही उसे उस खुजली का एहसास हो रहा था। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। ये सब कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में तस्वीरें लैंटर्न की तरह घूमने लगी। गेम शुरू होने से लेकर अब तक के सारे सीन्स और टॉम के वो सारे अल्फाज जो उसने शुरू में बोले थे। प्लीज़ कॉल मी द ग्रेट टॉम, वेलकम टू डीमन असाइलम। तुम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, अपनी एबिलिटी समझ सकते हो। तुम्हारा रिश्ता कोऑपरेशन भी है और कंपटीशन भी। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझसे बात करना, अगर टारगेट मिल जाए तब भी मुझसे बात करना। सुनने में तो सब कुछ एक परफेक्ट गेम स्टाफ मेंबर जैसा लगता था, पर क्या ये सब सिर्फ बकवास नहीं था? एक भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं। गेम के रूल्स एक मैकेनिकल वॉइस ने अनाउंस किए। गेम का गोल भी उसी मैकेनिकल वॉइस से आया और फिर वॉल पर डिस्प्ले हो गया। मील टाइम का स्टार्ट और एंड सब कुछ सिर्फ एक मैकेनिकल आवाज़ के थ्रू हवा में ब्रॉडकास्ट होता था। वार्निंग्स भी मैकेनिकल ही थे। तब कर्क को एक खौफनाक रियलाइजेशन हुई। इस गेम को टॉम जैसे आयरन स्किन रोबोट की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, उसका पूरा जिस्म और भी ज़्यादा नम हो गया, जैसे उसने कोई तीखी चीज़ निगल ली हो। उसने पहले नोटिस क्यों नहीं किया? लूचे के पहले बोले गए अल्फाज उसके दिमाग में गूंज उठे। तुम कहते हो तुम नॉर्म तोड़ना चाहते हो, पर तुम खुद ही रूल्स के बंधन में हो। हाँ, सच में उसने कब से गेम की एब्सोल्यूट अथॉरिटी मान ली थी। कब से ये मान बैठा था कि जो हो रहा है वही सच है, वही फाइनल है। और अब उसे लग रहा था कि एक पागल आदमी की बातें भी सेंस बना रही हैं। कब से इस मैडमैन ने ये सब नोटिस कर लिया था? उसकी मेंटल इंटरफेरेंस उल्टी पड़ गई थी। जिसको वो मेंटली कंफ्यूज समझ रहा था, शायद वो सच में पागल नहीं था। फिर ये सब कैसे हो गया? हे, अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। लूचे हंस रहा था। मास्क के पीछे से आती आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जब तक वो पूरा का पूरा एक पागलपन भरा कैकल न बन गई। कोई नहीं जानता था वो किस बात पर हंस रहा है। शायद वो फिर से पागल हो रहा है या फिर सबका मजाक उड़ा रहा है। एक पल के लिए तो जियो टियान को भी लगा, हाँ, मास्क्ड मैन ही सबसे ज्यादा बीमार है। सॉरी मिस्टर कर्क, लूचे ने हंसते हुए कहा। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मजाक नहीं उड़ा रहा, बस थोड़ा कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। जियोटियान ने उसकी बात सुनी और नज़र नीचे कर ली। उसने देखा लूचे का राइट हैंड जमीन के अंदर घुसा हुआ था। उंगलियां जोरदार तरीके से मुड़ रही थीं, जैसे मिट्टी नहीं बल्कि टोफू को मसल रहा हो। जैसे जैसे लूचे की रैशनैलिटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके अराउंड का ऑरा भी और वायलेंट होता जा रहा था। उनके बीच की बाउंड्री ऐसे लग रही थी जैसे किसी जंगली जानवर को बांध के रखा हो। रुको, मुझे सोचने दो। कर्क का दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। तभी टॉम, जो अब तक बिल्कुल चुप था, आखिरकार बोला। उसका आयरन स्किन सिर मैकेनिकली घूमकर कर्क की तरफ हुआ। कर्क प्लेयर, डिडक्शन करेक्ट। यू हैव फाउंड द वन मोस्ट सीरियसली इल। नाउ बिगिन टू डील विद हिम। किल हिम। टॉम ने बिल्कुल इमोशनलेस टोन में गेम का रिजल्ट सुना दिया, पर यह सुनते ही कर्क का जिस्म कांप गया। उसे पता नहीं क्यों, पर टॉम की आवाज अब कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी। क्या उसे रेड मास्क्ड मैन की बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? पर कर्क ने टॉम को इग्नोर किया और सीधा लूचे की तरफ देखकर बोला, अगर हम मान भी लें कि टॉम ही होस्ट है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनती, पर तुम्हारा ये अबनॉर्मल और क्रेजी बिहेवियर
वो ज्यादा समझ से बाहर है। लूचे जमीन पर बैठा कंधे उछालकर बोला, मेरा बिहेवियर तो हमेशा क्लियर रहा है। मैं भूखा हूं, इसलिए मुझे खाना है। ये क्या एक्सप्लेनेशन हुई? यही तो असली प्रॉब्लम थी। कर्क के दिमाग में जैसे 1000 घोड़े दौड़ गए, पर अब वो लूचे को सिर्फ एक मेंटल पेशेंट समझने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लूचे ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैंने तुम सबको पहले ही बोला था, खाना और दवा दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। खासकर दवा। वो माइंड स्टेबलाइज करने वाली मेडिसिन नहीं है। वो चीज़ है जो हमारे ग्रेट टॉम ने तैयार की है ना? वो दवा तुम्हें कंट्रोल में लाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा कंट्रोल और बिगाड़ने के लिए है। कर्क का ब्रोड ट्विच हुआ और उसने बिना सोचे पूछ लिया, तुम्हें कैसे पता? पर बोलते ही उसे रिग्रेट हुआ। सामने ही तो एग्जाम्पल बैठा है। तुम्हें यह जानना जरूरी नहीं कि मुझे कैसे पता, बस इतना समझ लो, ये सच है। वो और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसके मास्क की एबिलिटी से जुड़ा था। ग्लटनी मास्क एनर्जी स्टोर करता था, पर अगर वो एनर्जी रिलीज ना हो तो बॉडी फट भी सकती थी। और अगर खाने में जहर हो तो ग्लटनी उसे इम्यूनिटी दे देता, पर उसके साथ मेंटल कंफ्यूजन भी बढ़ता जाता। अगर वो मेडिसिन सच में कामिंग होती तो लूचे के लिए सिर्फ शुगर पिल्स होती, पर जो वायलेंट एनर्जी और मेंटल क्योस उसने महसूस किया, उससे साफ था वो दवा जहर थी। इतनी जहरीली कि सबको लगने लगा वो बीमार है। इतनी जहरीली कि सबको लगने लगा उन्हें वो दवा चाहिए। लूचे धीरे से खड़ा हुआ और बोला, असाइलम में आते ही मुझे लगा एक सिंपल तरीका है गेम कंप्लीट करने का, सबको मार दो और गेम खत्म। पर फिर मुझे कुछ गलत लगा। एक पेशेंट बोला था कि कोई उसे टॉर्चर करता है। कौन? पहले के प्लेयर्स? नहीं, वो वांग आओ को हरा भी नहीं सकते थे। फिर भी रेड लाइट अभी तक चमक रही है, पर पनिशमेंट नहीं आई। कौन पनिश करेगा मुझे? कौन उन्हें टॉर्चर कर रहा है? लूचे ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा आयन स्किन टॉम को घूर कर देखा। मास्क के अंदर से उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे वो टॉम को ही निगल जाएगा। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, सबसे ज्यादा बीमार इंसान? टॉम, तुम्हारी स्मेल बड़ी अच्छी है। मैंने तुम पर इंसान के गोश्त की बू पहले ही महसूस कर ली थी। Chapter 52 Make a move. Who told you I'm an intellectual player? लूसे के सवालों को सुनते ही जिऊ तिएन ने अनजाने में एक कदम पीछे हटा लिया और कर्क को अपने आगे कर लिया। इस फॉरेनर की बातें उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उसके अपने साथी तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल लग रहे थे। उधर कर्क का हाल ऐसा था जैसे उसका जिस्म पत्थर बन गया हो, निगाहें अंधेरी और बिल्कुल स्थिर। वो मानना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। ये मानना कि वो एक ऐसे आदमी से इंटेलेक्चुअल पजल में हार गया जो शुरू से ही मेंटली अनस्टेबल लग रहा था। और अब पीछे मुड़कर देखता तो लगता था जो कुछ उसने कहा उसमें सेंस था। उसे तो ये भी महसूस होने लगा था कि मेडिसिन के इशू के अलावा बाकी सब इतना कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। फक। पर अब उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तुम मेरी बात कर रहे हो? आखिरकार टॉम बोला और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सरप्राइज थी। पर इस बार वहाँ मौजूद तीनों लोगों ने नोटिस किया, उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। अब वो पहले वाली मैकेनिकल टोन नहीं थी। अब वो तेज़, खुरदुरी और घिसी हुई थी, जैसे किसी का गला तबाह हो चुका हो। ओह, तो बात ये है, तुमने ना बोला होता तो शायद मैं भूल ही जाता। तुमने कैसे फिगर आउट किया? कर्क, अरे भाई, अभी तो तुमने खुद ही मान लिया ना। थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिखाना चाहिए था क्या? इसमें मुश्किल क्या है? लूसे ने बाहें फैलाकर जैसे मजाक उड़ाया। गेम शुरू से ही मुझे बेकार ही सिंपल लगा था। सबसे ज़्यादा बीमार कौन है, ये तो टाइम हो तो कोई भी निकाल सकता है, राइट? चाहे फाइनल आंसर कोई भी हो, यहाँ का कोई, मैं, तुम या फिर ज़मीन पर पड़ा कोई कॉकरोच। अगर एरिया छोटा हो और टाइम ज़्यादा तो एल्गोरिदम उसे ढूंढ ही लेगा। हीरोज़ हर जगह हैं, जैसे नदी में मछलियाँ। मुझे यकीन है किसी ने पहले भी तुम्हें पॉइंट आउट किया होगा। टॉम ने अब अपना आयन स्किन सर घुमाया। उसकी आंखों में रोशनी चमकी और वो बोला, तुमसे पहले यहाँ 4 ग्रुप्स आए थे।
उनमें से सिर्फ एक इंसान ने मुझे फाइनल टारगेट माना। लूसे हंस पड़ा। बाकी लोग सोचने से पहले ही टूट गए होंगे, राइट? टॉम ने मना नहीं किया, बस बोला, गैस करो, जो मुझे पहचान गया उसका क्या हुआ? तुम थोड़ा लेट आए, अगर पहले आते तो शायद जो उसने छोड़ा था उसका टेस्ट भी ले पाते। ये सुनते ही रूम के अंदर सब लोगों को और स्पेक्टेटर्स को भी एक अजीब सी घिन महसूस हुई, पर लूसे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो थोड़ा एक्साइटेड ही लग रहा था। ओह, ये तो थोड़ा अफसोस है, अगर मैं बाद में मिंस्ड मीट बन गया ना तो उस वोंग आओ को थोड़ा ज्यादा खिला देना, वो शायद मुझसे नफरत करता है। इस पर टॉम कुछ पल के लिए चुप हो गया। लगता था उसने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा, और शायद उसे खुद भी डाउट हो गया कि सामने वाले की मेंटल कंडीशन नॉर्मल से काफ़ी दूर है। लगता है तुम अपनी किस्मत एक्सेप्ट करने को रेडी हो, किक किक किक। लूसे भी मुस्कुराया और धीरे से एक कदम आगे बढ़ा, पर उस एक कदम के साथ ही हवा में जैसे किसी भारी चीज़ के दबने की आवाज़ आई। जियू तियन ने साइड से देखा। जमीन पर एक असली फुटप्रिंट बन चुका था, उंगली की मोटाई जितना गहरा निशान, जैसे किसी रोड रोलर ने जमीन को कुचल दिया हो। मैंने कहा था ना, गेम का पहला पार्ट बहुत सिंपल लगता है, तो असली डिफ़िकल्टी तो बाद में होनी ही थी, राइट? तुम्हें हैंडल करना टॉम इतना आसान नहीं होगा, पर मुझे पता है तुम्हारी भी लिमिट्स हैं। जैसे तुम तब तक एक्ट नहीं कर सकते जब तक प्लेयर्स रूल्स ना तोड़ें। जैसे मैंने तुम्हारे सर पर एक चॉप मारा था और तुम कुछ नहीं कर पाए। और भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो मुझे अभी याद भी नहीं। ये सुनते ही टॉम का जिस्म थोड़ा सा स्टिफ हो गया, जैसे किसी ने उसकी कमज़ोरी पर उंगली रख दी हो। पर चिंता मत करो, लूसे बोला, मुझे इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम्हें किसने बोला? मैं कोई इंटेलेक्चुअल प्लेयर हूँ। इन्फ्रेंस और स्कीम्स तब काम आती है जब पावर कम होती है, पर अब मुझे लगता है शुरू करने का वक्त आ गया है। मेक अ मूव, ग्रेट टॉम। उसने पूरा सेंटेंस भी नहीं खत्म किया था और उसका पंच पहले ही हवा में उड़ चुका था, बिल्कुल मार्शल एथिक्स के खिलाफ। बूम बूम, दो जोरदार धमाके एक साथ हुए और दोनों बॉडीज पीछे की तरफ जाकर गिर पड़ी। टॉम के स्पेशल हेलमेट के बीच एक बड़ा सा फिस्ट मां को भराया। लूसे के सरप्राइज अटैक के कारण टॉम को डॉज करने का मौका भी नहीं मिला, एक ही पंच में वो हवा में उड़ गया। दुश्मन के सामने लूसे पहली बार पूरी ताकत से लड़ पा रहा था, उस एनर्जी के साथ जो उसने खाकर जमा की थी। कितना सैटिस्फाइंग था, पर साथ ही उसे एक बड़ा नुकसान भी हुआ। इनिशियल रूम का मोटा आयरन डोर पता नहीं कैसे अचानक गिर पड़ा और सीधा लूसे की तरफ आ गया। किसी एक्सेलरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था कि दरवाज़ा लूसे के जिस्म से टकराकर आयरन के टुकड़ों में फट गया। लूसे कॉनन बॉल की तरह उड़ गया। इस धमाके से आधी दीवार गिर पड़ी। लूसे रबल के बीच पड़ा था, पर सरप्राइजिंगली वो खुश था। उसे नहीं पता कितने आयरन फ्रैगमेंट्स उसके जिस्म में घुस गए थे। उसकी हड्डियां भी शायद पूरी तरह से ठीक नहीं थी, पर उसके पेन पॉइंट सीधा 10 से बढ़ गए। हा 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 हा। तुम तो उस वोंग आओ से कहीं ज्यादा यूजफुल निकले। प्रिजन के एंड वाले रूम में वोंग आओ? व्हाट? पावर का जोश उसके अंदर टाइड की तरह दौड़ रहा था। लूसे इतना एक्सिलरेटेड था कि लग रहा था अभी चीख पड़ेगा। दर्द? नहीं, सिर्फ मज़ा। उसने एक हाथ उठाकर पास वाले आयरन डोर पर रखा। ये लॉन्ग ल्यू का वार्ड था। उसका रूम थोड़ा आगे था। उसने जोर से पकड़ा और उसकी उंगलियां सच में आयरन डोर के अंदर धंस गईं। फिर एक पावरफुल क्लॉकवाइज ट्विस्ट। 10 सेंटीमीटर मोटा आयरन डोर जोर से चीखने लगा। आयरन के छोटे छोटे टुकड़े उड़ने लगे और पूरा दरवाज़ा जैसे नर्म हो गया। वो लूसे के हाथ के इर्द गिर्द कपड़े की तरह सिकुड़ गया और एक बड़ा सा वोटेक्स बन गया जो देखने में ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल लग रहा था। आखिरी झटके के साथ लूसे ने पूरा दरवाज़ा उखाड़ लिया और जहां टॉम गिरा था उधर डांट की तरह फेंक दिया। जायंट आयरन डोर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी हवा से कर्क का जिस्म हिल गया। वो लड़खड़ा गया और उसका चेहरा शौक से सफ़ेद पड़ गया। ये बंदा सच में इतना खतरनाक है? लूसे के मास्क पर सिर्फ एक एक्सप्रेशन था,
प्योर एन्जॉयमेंट। ये पावर उसकी अपनी नहीं थी, पर फिलहाल वो इसे फ्रीली यूज़ कर सकता था, और ये फीलिंग सबसे बेस्ट थी। उसने इतनी देर तक अपने आप को रोका था, बेकार नहीं गया। बिल्कुल ऐसा जैसे किसी और का पैसा उड़ाना, अपने से कहीं ज़्यादा मज़ेदार। नॉट हिज ओन वुमन। चैप्टर 53 एपिक वेपन हेल रोर। लू से ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। उसे पता था कि चाहे गेम हेल मोड में हो, फाइनल सोल्यूशन शायद सीधा एनिमी से टकराने में नहीं होता, बिल्कुल उसके पहले बिगिनर गेम की तरह। वहां भी गाइड को सीधा मारना सोल्यूशन नहीं था। पर क्या करें? कौन बोला उसे चोजन ऑफ एगनी ने चूज किया? कौन बोला उसे सबसे ऊपर खड़े होकर दर्द फील करना था? तो सॉरी टॉम, लगता है आज फाइट ही होगी, थ्रिल के लिए। लू से जानता था उसका पहला पंच काफी नहीं था, दुश्मन बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसने वहीं पर खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 20 पेन पॉइंट्स यूज करके अपने मिस्टीरियस स्पिरिट को लेवल 1 से लेवल 3 तक बढ़ा दिया। फिर उसने वो स्पेशल स्किल स्क्रॉल निकाला जो अभी अभी मिला था। स्पेशल स्किल स्क्रॉल एक्सट्रैक्ट। पावरफुल स्किल अक्वायर्ड स्कॉलर्स राइट हैंड। तुम्हारा राइट हैंड सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी रखता है। जब तक तुम्हारा हाथ किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकता है, तुम उसे परफेक्टली यूज़ कर सकते हो। जब तुम्हें नहीं आता तो अपने भाई को काम दे दो। एक पल में ही एक अजीब सा एहसास लूसे के राइट हैंड में आ गया। कोई खास सेंसेशन नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ और फ्लेक्सिबल हो गया हो, ऑलमोस्ट एक इल्यूजन जैसा। ये उसका पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल स्किल था। अब उसे समझ आया कि स्किल्स के भी लेवल्स होते हैं, नॉर्मल, पावरफुल, बिजर्क और फॉरबिडन स्पेल, सिंपल और क्लियर। इस ऑर्डिनरी स्किल लॉटरी स्क्रॉल से सिर्फ नॉर्मल या पावरफुल स्किल ही निकल सकती थी, और लगता था आज इसकी किस्मत अच्छी थी। सोचने का टाइम नहीं था, लूसे ने बिना रुके अगला ड्रॉ शुरू कर दिया। उसने ये सब आइटम्स पहले सेव करके रखे थे। सोचा था जब ज़रूरत होगी तब कॉम्बैट पावर बढ़ा लेगा, वरना ट्रेड कर लेगा। पर अब ये वही मोमेंट था। एपिक वेपन लॉटरी स्क्रॉल X2, ये उसके पिछले परफेक्ट कंप्लीशन का रिवॉर्ड था। एपिक वेपन अक्वायर्ड मिराज क्लोक। तुम्हारी मर्जी के हिसाब से किसी भी टाइप के कपड़ों की शेप ले सकता है। थोड़ी डिफेंसिव एबिलिटी भी है। 10 मीटर से चलाई गई हैंडगन बुलेट को ब्लॉक कर सकता है और सेल्फ रिपेयर भी करता है। डिस्क्रिप्शन। मुझे पता है तुम सोच रहे हो एपिक वेपन और बस इतना ही, पर ट्रस्ट मी, ये काफ़ी कूल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। लूसे। एपिक वेपन बस इतना? भाई तुमने डिस्क्रिप्शन में जो लिखा वही मैं सोच रहा हूँ। एपिक वेपन अक्वायर्ड हेल रोर। हैंडगन जैसा वेपन या फिर छोटा सा हैंड कैनन समझ लो। 3 अटैक लेवल्स हैं। बिगिनर लेवल, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, बुलेट्स राइफल के बराबर पावर रखती हैं। एडवांस्ड लेवल 0.5% एनर्जी कंज्यूम होती है, एक छोटे ग्रेनेड लॉन्चर के बराबर। हेल रोर लेवल रियल हेल रोर, एनर्जी खुद एडजस्ट होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी भयानक पावर, पर रिकॉइल भी ज़्यादा। डिस्क्रिप्शन। चार्जिंग मेथड लाइफ हार्वेस्टिंग चार्जिंग। साइंस फॉलो करे या ना करे मुझे मत पूछना, ऐसे ही सेट है। ओह, लू से थोड़ा सरप्राइज हो गया। सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही समझ आ रहा था ये मिराज क्लोक से काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। हेल रॉर, नाम ही काफ़ी लगता है। थोड़ा सोचकर लू से खड़ा हुआ और टॉम की तरफ देखा जो रबल से उठ चुका था। टॉम की कंडीशन उससे काफ़ी अलग थी। सर पर एक डेंट था, पर बाकी सब ठीक लग रहा था। लूसे का हाल अलग था। उसकी इंजरीज नॉर्मल हॉस्पिटल में होती तो सीधा इमरजेंसी वार्ड पहुंच जाता, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। पेन पॉइंट्स बढ़ रहे थे, बस कुछ पिल्स चाहिए थे। उसने एक बेसिक हीलिंग पोशन निकाला और बिना सांस लिए पी गया। ग्रीड एबिलिटी का फुल यूज़, जैसे जानवर पानी पीता है वैसे पोशन पी गया। तुम सच में ठीक हो? टॉम, जिसका दिमाग अभी तक झटके से बाहर नहीं आया था, हैरानी से लूसे को देख रहा था। पिछला प्लेयर जिसने उसकी आइडेंटिटी पहचान गया था, सिर्फ पहले ही अटैक में मर गया था। ये बंदा इतना स्ट्रांग है?
बैंग! जवाब में गन शॉट की आवाज़ गूंज उठी। लूसे ने हेल रॉर उठाया और टॉम पर फायर कर दिया। राइट हैंड में गन और स्कॉलर्स राइट हैंड स्किल। जो बंदा कभी गन छुआ भी नहीं था, आज बिल्कुल एक्सपर्ट जैसा शॉट मार रहा था। टॉम का मैकेनिकल हाथ उठा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पार्क्स चमके और एक आयरन प्लेट हवा में खींचकर उसने अपने सामने कर ली। क्लैंग! आयरन प्लेट में सुराख हो गया और टॉम के फोरहेड पर भी निशान पड़ गया। ब्लॉक हुआ, पर पूरी तरह नहीं। टॉम! हैशटैग! गुस्से में उसने अचानक अपना सर घुमाया और कर्क और ज्यूतियान को घूर कर देखा। कर्क प्लेयर, तुम्हारा डिडक्शन सही है। जो सबसे ज्यादा इंजर्ड है वही है ना, तो मदद नहीं करोगे? कर्क: क्या? अभी तो तुमने खुद माना था। तो ये कोई सीक्रेट रिवील मिशन नहीं, ये तो फुल ऑन बिजर्क बैटल इंस्टेंस है। एक पल में कर्क पसीने से भीग गया। उसे समझ आ गया उसने अपने ही फील्ड में एक पागल आदमी से हार मान ली थी। उसने तुरंत डिसीजन लिया, मेंटल इंटरफेरेंस। उसने सीधा टॉम पर यूज कर दिया। उसमें अभी भी इतनी हिम्मत थी कि फाइट बैक कर पाए। केओस और मैडनेस का एहसास तुरंत वापस आया, पर एक शॉकिंग बात थी, ये लू से पर जितना बैकफायर हुआ था उतना नहीं हुआ। टॉम ने कड़ातर हाथ हिलाया। रूम का मेटल जैसे जिंदा हो गया। कई आयरन स्टेक्स हवा में उड़ते हुए सीधा लूसे की तरफ आए। बचाओ! ज्यूतियान के स्पीड बूट से हवा का ब्लास्ट निकला। उसने कर्क को धक्का देकर साइड में हटा दिया, पर एक आयरन स्टेक फिर भी सीधा कर्क की थाई में घुस गया। आह, डैम इट! सार पिकल रेडिश मत खाना। थाई पकड़कर कर्क वहीं बेकार हो गया। टॉम को ग्लोट करने का मौका भी नहीं मिला। बूम! उसके सामने वाली आयरन प्लेट फट गई और शॉक वेव ने उसे हवा में उड़ा दिया। हेल रॉर एडवांस्ड लेवल, रिमेनिंग एनर्जी 49.5%। बड़ा कंजूस सिस्टम है, स्टार्ट में भी पूरी एनर्जी नहीं देता। टॉम अब पूरी तरह गुस्सा हो चुका था। वॉल्स पर गड्ढे बन गए और एक ऐसा टेरिफाइंग पैटर्न बना जो ट्राइपोफोबिया वालों को डरा दे। ढेर सारे आयरन स्टेक्स एक साथ निकले, सब लूसे को टारगेट करते हुए। लूसे ने डॉज नहीं किया, उसके स्टेप्स बिल्कुल स्टेडी थे। उसने मिराज क्लोक पहन लिया और आयरन की बारिश के बीच से सीधा आगे बढ़ने लगा। राइट हैंड में हेल रॉर लेवल 2 पर फायर करता हुआ। लेफ्ट हैंड से मीडियम हीलिंग पोशन निकाला, अगर काम न करे तो और पी लेंगे। चलो, म्यूचुअल हार्म ही सही। चैप्टर 54। कौन है रोबोट? मेडिसिन पॉप्ड, वॉर गॉड। बूम बूम बूम। अब हेल रोर को पिस्टल कहना भी गलत होता, ये तो सीधा एक हैंड कैनन बन चुका था। सिर्फ लू से की करंट स्ट्रेंथ ही इतनी थी कि वो इस मॉन्स्टर वेपन को अपने हाथ का हिस्सा बनाकर चला पा रहा था। नॉर्मल ग्रेनेड लॉन्चर को हर शॉट के बाद कूलडाउन और रीलोड चाहिए होता है, पर लूसे को नहीं। रिकॉइल को इग्नोर करते हुए उसका गन बिल्कुल स्टेडी था, जैसे किसी हैक्ड गेम का वेपन हो। सच बोले तो लू से चीटिंग कर रहा था, पर जब गेम ही किसी को बैन नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है। गूंजते हुए धमाके एक के बाद एक होते गए। इनिशियल रूम का हर मेटल का टुकड़ा, हर मशीनरी और बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ गए और टॉम के सामने जाकर जमने लगे। पर ये डेब्री का ढेर भी बेकार था। जो दीवार इतनी बड़ी लग रही थी, कैनन फायर के सामने कुछ भी नहीं थी। लूसे के रिलेंटलेस अटैक के आगे पूरा रूम धुएं और धूल से भर गया। मेटल के टुकड़े और टूटे हुए केबल्स हर जगह बिखर गए। रूम में खड़ा होना तो दूर, देखना भी मुश्किल हो गया। आयरन शेल और बिल्ट इन शॉक सिस्टम होने के बावजूद टॉम भी एक एक कदम पीछे जा रहा था, सिर्फ खुद को सीधा रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उधर जियोकियन पहले ही कर्क को उठाकर एक कोने में ले जा चुका था। अब वो अपने बूट्स पहने रूम के बीच घूम रहा था, किसी मौके की तलाश में मदद करने के लिए। टॉम की आयरन प्लेटिंग अब डेंट्स और गैशेस से भरी हुई थी। जबरदस्त बम्बार्डमेंट से उसके आर्मर के एजेस भी पील होने लगे थे और एक और धमाकेदार शॉट ने उसका शोल्डर आर्मर ही उड़ा दिया। टॉम के मुंह से एक दबी हुई दर्द भरी ग्राउल निकली। मजबूरन पहली बार उसने डॉज करना शुरू किया। उसके ट्रेडेड फीट उसे पास के स्लोप पर ऊपर ले गए। जो आर्मर उतर चुका था, उसके नीचे
इंसानी कंधा था, न स्किन, पूरा जला हुआ। और ये जलना लूसे के ब्लास्ट से नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टॉम ने पहले ही अपने आप को उस आयरन शेल के साथ वेल्ड कर लिया हो। इस शेल के नीचे जो भी था उसे डिफाइन करना और मुश्किल होता जा रहा था। मैं जानता था, ग्रिल्ड फ्लेवर। दूर से लूसे की आवाज आई। उसने दुश्मन को सांस लेने का भी टाइम नहीं दिया। उसका हैंड कैनन लगातार गरज रहा था, जैसे एमो फ्री हो। सिर्फ 0.5% एनर्जी पर शॉट। वो तो आराम से 100 शॉट्स मार सकता था। तुमने भी अपना बॉडी मॉडिफाई किया है? टॉम ने सर उठाया, डॉज और ब्लॉक करते हुए लूसे को घूरा। उसकी आवाज डिसबिलीव से भरी हुई थी। उसकी नज़र में अब लूसे इंसान लग ही नहीं रहा था। सिर्फ लूसे ही अटैक नहीं कर रहा था, टॉम भी पूरी तरह से फाइट कर रहा था। इतने सारे आयरन स्पाइक्स, चाहे कोई कितना भी अजाइल हो, सबसे बचना पॉसिबल नहीं होता। टॉम का प्लान सिंपल था, एक राउंड कैनन फायर झेलेगा, फिर जब दोबारा देखेगा सामने वाला आदमी लगभग मरा हुआ होगा। पर अब उसके सारे आयरन स्पाइक्स लगभग खत्म हो चुके थे और लूसे का कैनन अभी भी नॉन स्टॉप फायर कर रहा था। ये बंदा इतना ज्यादा डिफेंसिव है। पर तब टॉम ने ध्यान से देखा और फ्रीज हो गया। लूसे ने डॉज ही नहीं किया था। उसके जिस्म में 4-5 आयरन स्पाइक्स लगे हुए थे, बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस आगे बढ़ता जा रहा था। टूटे हुए स्पाइक्स खून से भरे थे, उसके शोल्डर से हड्डियां चमक रही थी। सिर्फ देखकर ही ज्यूतियन के दांत भिज गए। ये इंसान है? ये कौन सा लेवल का कॉम्बैट रिजॉल्व है? उसका पेट, कंधा, थाई सब आयरन स्पाइक से छेद दिए गए थे। नॉर्मल आदमी होता तो कब का फाइट से बाहर हो चुका होता, पर लूसे के लिए बस ये था। पेन पॉइंट्स +7/+6। मिराज क्लोक ने उसके वाइटल चेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट कर रखा था और सर के लिए ग्लटनी मास्क ही बेस्ट डिफेंस था। जब तक इंस्टेंट किल ना हो, उसे रोकना मुश्किल था। जियूतियन इस लेवल का पेन इमेजिन भी नहीं कर सकता था। चाहे बंदा मेंटली ब्रोकन हो और पेन का एहसास ना हो, फिर भी इस तरह मूव करना इम्पॉसिबल लगता था। बूम! जैसे उस सोच का जवाब हो, एक और शॉट गूंज उठा। टॉम, जो तैयार नहीं था, सीधा दीवार पर जाकर टकरा गया। हे भाई, तुम्हारी नेक से थोड़ा ज्यादा खून बह रहा है, जियूतियन ने संभल कर लूसे से कहा। उसका सर से पांव तक जिस्म कांप रहा था। और कांपे भी क्यों ना, उसके सामने जो सीन था वो उसकी समझ से बाहर था। जो स्टाफ लोग एनालिसिस और इंटेल दे रहे थे वो भी बिल्कुल चुप हो चुके थे। उनका नॉलेज यहीं खत्म हो गया था। इस बंदे की सोलो कॉम्बैट पावर शायद एक पूरी आर्म्ड स्क्वाड के बराबर थी। गेम ज्वाइन करने के बाद किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। कोई मेंटली रेडी नहीं था इस लेवल के लिए। ये अब भी इंसान है क्या? हाँ? लूसे ने अपनी गर्दन छुई, उंगलियां लाल हो गईं। कोई बड़ी बात नहीं, आर्टरी नहीं कटी, उसने बिल्कुल कैजुअली कहा और फिर एक इंटरमीडिएट हीलिंग पोशन निकालकर पी गया। अगले ही पल उसके सारे जख्म रुक गए और जादू की तरह हील होने लगे। अगर आर्टरी कट जाती तो मुझे एडवांस्ड हीलिंग पोशन चाहिए होती, वो हंसते हुए बोला। फिर अपने पेट से एक आयरन स्पाइक खींचकर निकाला और सीधा टॉम की तरफ फेंक दिया। टॉम ने तुरंत डॉज किया, वो उस हिट को लेने की हिम्मत नहीं करता था। स्पाइक दीवार से टकराया। बूम! दीवार में बड़ा सा होल हो गया। उसका थ्रो ऑलमोस्ट कैनन के बराबर पावरफुल था। एक एक करके लूसे ने अपने जिस्म से सारे स्पाइक्स निकाले और उन्हें नई एमो की तरह यूज करके टॉम पर फेंकता गया। आयरन शेल रोबोट बिल्कुल पैनिक मोड में आ गया। तुम डॉज क्यों कर रहे हो? क्या हमने सीधा हेड ऑन फाइट करने का प्लान नहीं बनाया था? लूसे को सच में गुस्सा आ रहा था अपने ओपोनेंट के बिहेवियर पर। टॉम ने जोर से गाली दी। कौन साला बोला था ये? तुम समझते हो मैं तुम्हारे जैसा हूँ? रुको जरा, डिफेंस तो मेरी ज्यादा होनी चाहिए थी। फिर रोबोट कौन है, मैं या ये? कौन मेंटली इल है वाली कंफ्यूजन के बाद ये टॉम का दूसरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। मेरी आंखों में देख, बास्टर्ड। लूसे ने एक और ब्लास्ट सीधा उस पर दाग दिया।
टॉम ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक मेटल प्लेट खींचकर ब्लॉक किया, पर उसका सर घूमने लगा और उसी वक्त एक आयरन स्पाइक फॉलो अप में आया और सीधा उसके सीने में घुस गया। ज़्ज़, मेटल ऑन मेटल की वो चिलिंग आवाज और स्पाइक बिल्कुल टॉम के चेस्ट के बीचों बीच। उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने हाथ उठाया और अचानक लूसे के पैर के नीचे का फ्लोर ऊपर उठ गया, उसे सीधा सीलिंग से टकरा दिया। सीलिंग गिर पड़ी और लूसे को दोबारा जमीन पर पटक दिया। तुम मरना चाहते हो? टॉम की आंखों में जानवर जैसी रोशनी चमक उठी, जैसे किसी ने उसकी सबसे गहरी नर्व छेड़ दी हो। पूरा वार्ड अब गुस्से से कांप रहा था। हर दीवार की ब्रिक्स का ऊपर का लेयर उतरने लगा। अंदर का मेटल और स्टील रीइंफोर्समेंट आग की तरह हिलने लगा। सब टॉम की तरफ जमा होने लगा, एक के ऊपर एक चढ़ता हुआ। और उस बीच लूसे की आवाज आई, तुम कह रहे हो, पर क्या हम शुरू से एक दूसरे को मारने की ही कोशिश नहीं कर रहे थे? फाह! लूसे ने अपने मुंह से रेत और खून थूक दिया। अब जाके थोड़ी स्ट्रेंथ वापस आई थी। तब उसे एहसास हुआ कि वो फिर से बोल सकता है। उसने अपने ऊपर पड़े पत्थर हटाए, उंगलियों के बीच से खून रिस रहा था और जमीन से खुद को उठाया। अपना जिस्म टपका टपका के चेक किया। कोई हड्डियां टूटी हुई नहीं लग रही थी। मतलब सब ठीक है, बस ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +3। हाँ समझा, बॉस का सेकंड फेज शुरू हो गया। हाँ, ऑलरेडी ट्रिगर हो गया। लगता भी नहीं इतना एचपी गया है। गेम थोड़ा अधूरा है यार, स्टोरी भी मिड, मॉडलिंग भी मिड। लू से बकबक करता रहा, ऐसी बातें बोल रहा था जो कोई समझ ही नहीं पा रहा था। और एक और बेसिक हीलिंग पोशन पी गया, बिल्कुल किसी ड्रग्ड वॉरियर की तरह। हाँ, थोड़ा और पीना पड़ेगा। इस बॉडी को ज्यादा टॉर्चर झेलना पसंद नहीं आ रहा। लगता है मेड पॉप्ड वॉर गॉड का टाइटल अभी काफी टाइम तक उसके साथ रहेगा। इस गेम में सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स शायद मेडिसिन ही है, और वो इसे हद से ज्यादा तेज खर्च कर रहा था। नेक्स्ट गेम के लिए स्टॉक भरना पड़ेगा। उसने कैजुअली टॉम पर और कुछ शॉट्स दाग दिए। टॉम ने जो मेटल का ढेर बनाया था उसका अच्छा खासा हिस्सा टूट गया। लेकिन अब टॉम बहुत बड़ा हो चुका था। वो डॉज नहीं कर रहा था, सीधा सब कुछ टैंक कर रहा था। इतनी ज्यादा लेयर्स जम चुकी थी कि अब उसे उड़ा पाना मुश्किल हो गया था। जहां आयरन स्पाइक टॉम के सीने में घुसा था, वहां एक गोल इलेक्ट्रिक आर्क बन गया था, अजीब रोशनी के साथ चमक रहा था। वहां से एक जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा था जो आसपास की हर चीज खींच रहा था। लूसे का मारा हुआ आयरन स्पाइक किसी अनजानी वजह से तेज ऑक्सीडाइज हो रहा था। अब तो पूरा जंग लग चुका था। उसके अराउंड की एनर्जी और भी बढ़ती जा रही थी। हवा टेढ़ी हो रही थी, रोशनी डिस्टॉर्ट हो रही थी। एक्सोस्केलेटन आर्मर पर स्स की आवाज आने लगी। हवा की नमी जमकर भाप बन गई और उस मॉन्स्टर के अराउंड धुंध सी छा गई। फ्लैश इज वीक, मैकेनिकल असेंशन। 3 मीटर लंबा रोबोट बन चुका टॉम अब बिल्कुल पगला सा गया था। वो बेकार की दांतें बक रहा था। लू से सोच रहा था, यार वो स्पाइक कहीं सच में इसको ऑलमोस्ट मार ही तो नहीं दिया? कहीं कोई स्विच फ्लिप हो गया और पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया? इसको हैंडल करना अब पेन बनने वाला है। लगता है मैंने खाना कम खा लिया। मैकेनिकल असेंशन बोलता है, भाई तू बस ईंटों का लॉन्चर बना हुआ है। टोनी स्टार्क होता तो तुझे देख के लो देता। खून से लथपथ लू से जमीन पर बैठ गया, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, ताकि उसके इंटरनल ऑर्गन्स फिर से रीसेट हो जाएं। तभी उसकी नज़र पास के एक सेल पर पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ था, वही दरवाज़ा जो उसने पहले टॉम पर फेंक दिया था। अंदर बैठा था लॉन्ग वू, बिल्कुल ब्लैंक। जमीन पर बैठा, उसे पता भी नहीं बाहर क्या तबाही मची हुई है। ना खाना मिला, न दवा। जेल में एक पागल घूम रहा था और आज का हंगामा तो लिमिट क्रॉस कर चुका था। वेट, वो पागल मुझे ही क्यों देख रहा है? खुले दरवाजे से लूसे ने उस फेमिलियर चेहरे को देखा। ग्लैटनी मास्क के नीचे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। हे, खाना खाया? लॉन्ग वू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद कर लीं, चेहरे पर होपलेसनेस, जैसे दुनिया से हार चुका हो। लूसे ने हेल रोर उठाया, उस पर एम किया और फर्स्ट गियर पर स्विच किया।
बैंग बैंग क्रैक, जंजीरें टूट गईं। कुछ शॉट्स के बाद लॉन्ग वू को बांधने वाली सारी जंजीरें टूट चुकी थी। इस जेल में पहली बार वो आज़ाद था। वो अपने हाथों को देखता रहा, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। अब तू फ्री है बुड्ढे, उस मील का बदला समझ ले। तेरी मेड्स मैंने ले ली थी, अब दिमाग थोड़ा क्लियर लग रहा है। लू से मुस्कुराया, खड़ा हुआ। उसकी ताकत लगभग वापस आ चुकी थी। उसने 2 शॉट्स और चलाए, धूल उड़ाई, फिर अपने बैकपैक से शार्पन्ड ब्लेड निकाली। ये ब्लेड वो पहले भी यूज करता रहा था, लेकिन आज हाथ में लेते ही एक अजीब फेमिलियरिटी महसूस हुई, जैसे वो कोई पुराना मास्टर स्वॉर्ड्समैन हो। स्कॉलर्स हैंड सच में ओवरपावर्ड है, उसने मन ही मन बोला। ब्लेड को घुमाकर देखा, कुछ फ्लैशी स्पिन्स किए, फिर दिमाग में कमांड दिया, चोजन ऑफ एगनी स्टैट्स एलोकेट कर। स्ट्रेंथ 24 से 30, एजिलिटी 10 से 15, स्पीड 10 से 15। तीनों एक साथ बढ़ गए। लू से को डर था कि सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। अब शार्पन्ड ब्लेड के साथ स्लैशेस पर 3x स्ट्रेंथ डैमेज। उसने ब्लेड को हाथ में तोला और पूरी ताकत से फेंक दिया। ब्लेड हवा में घूमती हुई आयन की लेयर्स को कागज की तरह काटती हुई सीधा टॉम के सिर की तरफ गई। टॉम की आंखों से इंसानी होश तो कब का गायब हो चुका था, लेकिन इंस्टिंक्ट से उसने सिर थोड़ा घुमाया। मौत से बस 1 इंच दूर बच गया। क्लैंग! ब्लेड उसके मेटल सिर के साइड में धंस गई। अंदर से डार्क रेड और पीली सी गंदी चीज निकली, देखकर उल्टी आ जाए। लू से ने हाथ उठाया फिनिशिंग के लिए, पर जैसे ही ट्रिगर दबाने लगा, जमीन लहरा गई और उसे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल क्रैक क्रैक क्रैक, रिंग कॉरिडोर के सारे आयरन डोर्स, प्लेयर्स वाले सेल्स छोड़कर सब के सब फट गए। दरवाजे हवा में उड़ते हुए टॉम के साथ जुड़ गए, जैसे कोई भूतनी सी DIY टॉय बना रही हो। अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि सीलिंग को छू रहा था, पूरे 5 मीटर का डिजास्टर गॉड। वाह, इसको किसी सोल्स लाइक गेम में मिड बॉस बना दो, कोई सवाल नहीं करेगा। लू से ने टॉन्ट मारा और हेल रोड को 3rd गियर पर ले जाने वाला था, तभी पूरी जेल में हाउल्स गूंज उठीं। क्या बकवास है ये? लू से ने इंस्टिंक्ट से मुड़कर देखा, और जो देखा उसका खून जम गया। लगभग 90 वार्ड्स के पेशेंट्स कॉरिडोर में भर गए थे, चीख रहे थे, दहाड़ रहे थे, बिल्कुल जानवरों की तरह। और फिर सबने एक साथ अपना सिर घुमाया। 80 से ज्यादा आंखें सिर्फ खून की भूख से भरी हुईं, सीधा लू से पर टिकी हुईं। आऊ! एक हाउल के साथ सबसे पास वाला पेशेंट सिर्फ कुछ ही कदमों में 20 मीटर छलांग लगाकर लू से पर टूट पड़ा। उसके हाथ लू से के बाजुओं में धंस गए और मुंह खोलकर उसकी गर्दन पर काटने चला। क्रंच! कुछ दांत टूट गए, क्योंकि एक जलता हुआ लाल बैरल पहले ही उसके मुंह में घुस चुका था। बैंग! पीली सफेद चीज उसके सिर के पिछले हिस्से से उछलकर दीवार पर चिपक गई। मरते हुए उसकी पागल आंखें लू से की ठंडी नजर से टकराईं। लाइफ रीप, एनर्जी 1%। Chapter 56 Warning? Ignore the warning and load it anyway. मुझे नहीं पता तुम किसी के कंट्रोल में हो या बस मेंटली अनस्टेबल हो और खुद भी नहीं जानते तुम क्या बकवास कर रहे हो। लूसे ने जमीन पर पड़े लाशों को देखा, फिर सामने खड़े उस ग्रुप को जो अपना होश पूरा खो चुका था, और उन्हें धमकी दी। आ आ आ जवाब में एक ऐसी गर्ज आई जो इंसान की लग ही नहीं रही थी। ये कैदी अब इंसान कम ईवल स्पिरिट्स ज्यादा लग रहे थे, वैसे भूखे ईवल स्पिरिट्स टू बी एग्जैक्ट। जो लोग पहले लूसे के टॉर्चर से कांप जाते थे, आज उनके चेहरों पर डर का नामो निशान नहीं था। वो उसे ज़ॉम्बीज़ की तरह घूर रहे थे। लूसे ने हेल रोर को लोएस्ट सेटिंग पर कर दिया। अगर इस मिनियन गैंग को क्लीन करना ही है तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने का कोई मूड नहीं था। क्योंकि मुझे ये श्योर नहीं है कि तुम लोगों में कोई इनोसेंट भी है या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बात करते हुए भी लूसे ने हाथ में हेल रोड पकड़कर लोडिंग का एक्शन तक एक्ट किया। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम अपने अपने रूम्स में वापस चले गए तो मैं अभी भी तुम्हें इंसान समझ लूंगा। ये बोलते हुए उसने जमीन पर पड़ी एक लाश को लात मारी, बॉडी घूमती हुई भीड़ के बीच जा गिरी। लूसे ने चारों तरफ देखा। लगता था जैसे किसी को उसकी बात समझ ही नहीं आई। जो सबसे पास थे वो तो और तेज आगे बढ़ रहे थे।
मास्क के पीछे उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। 3 बैंग बैंग, 2 गोलियां चलीं, 2 लोग गिर पड़े। हेल रोर का चार्ज 1.5% बढ़ गया। लगता है हर किल से मिलने वाली एनर्जी सेम नहीं है। अब तो एक लाइफ की वैल्यू तक क्लियरली प्राइस टैग के साथ दिख रही थी। ये लोग ऐसे क्यों हो गए? तुमने इनके दिमाग में कौन सा जहरीले टाइप का ब्रेन वॉशिंग भरा है? लूसी के पीछे 5 मीटर का जायंट टॉम अब पूरी तरह फॉर्म ले चुका था। लूसी मुड़कर उस भारी से शैतान को देखता है। जय जय जय, बस थोड़ा सा कुछ इनके दिमाग में डाल दिया था, बस इतना ही। वाह, बड़ी ह्यूमैनिटी दिखा रहा है तू। अब टॉम की आवाज़ में वो पुरानी मैकेनिकल शांति नहीं थी, अब वो पूरा पागल सुनाई दे रहा था। हैं, लूसी हंसा। समझ गया, इसीलिए कहते हैं तू सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है यहाँ। यहाँ सब लोग तेरी उंगलियों पर नाच रहे हैं और तू बोलता है ये बीमारी है। बीमारी तू खुद है। शर्मनाक, तू खुद को इनसेन कहता है। तू बस एक डिल्यूजनल बंदा है जो अपनी फैंटेसी दुनिया में छुपकर खुद को कंफर्ट देता है। टॉम? क्वेश्चन मार्क? उसका जायंट मेटल बॉडी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, जैसे उसका प्रोसेसर ही अटक गया हो। इंसाने होने का मतलब अब अचीवमेंट हो गया क्या? तो इन सब बेवकूफ़ों को कंट्रोल करता है, पर गेम का मतलब क्या रहा? तो जो भी कर रहा है बस खुद के साथ ही खेल रहा है। ब्रेन वॉश्ड इडियट्स के सामने भगवान बन रहा है। प्लीज़, तू भी इस गेम का एक खिलौना ही है। मास्क पहने हुए लूसी की बातें और भी जहरीली लग रही थी, और वो लास्ट लाइन वो सीधा टॉम के दिल पर लगी। तू भी इस गेम का एक खिलौना है। और तू नहीं है क्या? टॉम चिल्लाया। प्ले? हाँ, बिल्कुल प्ले है। जो बाद में आए उनके दिमाग में मैंने कुछ नहीं डाला। उनको रेजिस्ट करते देखना, फिर उनका टूट जाना देखना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। और तू सबसे मज़ेदार टॉय होगा। मुझे ग्रेट टॉम बुलाओ। टॉम अब पूरी तरह ट्रिगर हो चुका था। उसके एक दहाड़ के साथ सारे पेशेंट्स एक साथ लूसी पर टूट पड़े। उसी वक्त उसके बॉडी का पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट हो गया। हर तरफ से मेटल खींचकर उसके आर्मर पर चिपकने लगा, जैसे जिंदा बंकर बन रहा हो। नंबर्स चाहे ज्यादा हों, लूसी केयरलेस नहीं हो सकता था। टेढ़े मेढ़े कॉरिडोर में उछलता हुआ उसका लाल वेपन एक के बाद एक रोर करता रहा, जिंदगियां काटता गया। हर बार जब उसे चोट लगती, पेन पॉइंट्स बढ़ते। हर बार जब वो मारता, हेल रोर चार्ज होता। लूसी, मार खाना भी फायदा, मारना भी फायदा, डबल विन। तो प्लेयर्स के दिमाग में कुछ इम्प्लांट नहीं किया। लूसी ने दीवार के एक उभार पर पैर रखा, हेल रोर को 3rd गियर पर सेट किया, एनर्जी 5%। ज्योतियान, एक काम कर, बाकी प्लेयर्स को रिलीज करने का कोई तरीका ढूंढ। ज्योतियान? क्वेश्चन मार्क? हाँ, मैं? ज्योतियान को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी लड़ाई में घुस जाएगा। इस कियोस के बीच जिंदा रहना ही उसके लिए चमत्कार था। आई बिलीव इन यू कॉमरेड, टाइम टू शाइन। हेल रोर के मसल पर एक चमकता हुआ एनर्जी ऑर्ब बना और लूसी ने सीधा एनिमी की तरफ फायर कर दिया। समझा। ज्योतियान ने बैटलफील्ड देखा और जान गया कि डायरेक्ट फाइट में वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसने दांत भींचे, सिर हिलाया और पता नहीं कहाँ से एक अजीब सा टूल निकालकर पास के कमरे में घुस गया। पिछली गेम इंस्टेंसेस से उसने तैयारी कर रखी थी। एस्केप सिनेरियोस कॉमन होते हैं, इसलिए उसने पहले ही काम के टूल्स एक्सचेंज कर लिए थे। बूम! लूसी का शेल हवा में ऐसे फ्लोट करता हुआ गया जैसे टारगेट लॉक हो, फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। लाल रोशनी साइबरपंक स्टाइल मेटल बॉडी से चिपक गई और लगातार एक्सप्लोजन्स होने लगे। 5 मीटर का मैक ने अपने हाथ आगे करके ब्लॉक किया। लग रहा था बच गया, पर उसका पूरा जिस्म लाल तपता हुआ हो गया। किनारों का मेटल पिघलने तक लगा। टॉम लड़खड़ाया, फिर एक घुटने पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा, लूसी के हाथ में जो गन थी उसे देखकर उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। लूसी इरिटेटिंग हो सकता है, पर वो गन, वो असली खतरा थी। टॉम ने मुट्ठी भींच ली और अचानक सारे बचे हुए पेशेंट्स अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगे।
उनके सातों कॉफिसेस से खून बहने लगा, पर पीछे हटने के बजाय वो और तेजी से लूसे की तरफ भागे। सबका एक ही टारगेट था, हेल रोर। प्योर ऑफेंसिव एपिक टियर वेपन का पावर पागलपन था। लूसे एक तरफ पपिट्स को काट रहा था, दूसरी तरफ उड़ते हुए मेटल शार्ड्स और आयरन स्पाइक से बच रहा था, वो भी बुलेट्स जितने ही जानलेवा थे। फिर उसने हेल रोर का एनर्जी लेवल और बढ़ाना शुरू कर दिया। वो टॉम को थर्ड गियर कस्टम ब्लास्ट का असली मजा देने वाला था। वार्निंग, लिमिटेड फिजिकल टॉलरेंस डिटेक्टेड, हाई सिंगल आउटपुट एनर्जी नॉट रेकमेंडेड। वाक, तो बोल भी सकता है? लूसे ने सरप्राइज से गन को देखा। वार्निंग, रेकमेंडेड आउटपुट नॉट एक्सीड 20%। बकवास बंद कर, डिनाइड, फुल पावर पे ले जा। तीर कमान पर चढ़ चुका है, अब टॉलरेंस का लेक्चर देने का टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में सब जानते हैं क्या करना होता है। वार्निंग इग्नोर करो और पूरी पावर लोड करो। Chapter 57 A Son from Hell, Severed Hand Achievement Unlocked। हेल रोर अभी थर्ड गियर के 20% पर ही अटका हुआ था, लेकिन लूसे के जिद भरे कमांड पर वो दोबारा चार्ज होने लगा। 50% तक पुल हो गया, पर जब वेपन चार्ज हो रहा था, उसी वक्त लूसे का बॉडी पूरी तरह से पागल पेशेंट्स के झुंड से घिर चुका था। ये लोग, जो पूरी तरह से कंट्रोल हो चुके थे, पीछे से लूसे की कमर पकड़ के लटक गए, अपना पूरा वजन यूज करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनके अंदर इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा था, सिर्फ जानवर जैसी इंस्टिंक्ट बाकी थी। दांत, नाखून, हाथ, हर चीज को वेपन बनाकर लूसे पर टूट पड़े। अब तक लूसे हैंडगन को सेमी ऑटो पर चलाकर भीड़ का लगभग 1/3 सफाया कर चुका था। ये ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रेसिव था, खासकर किसी के लिए जो अभी इस लेवल के मैसेकर का आदतशुदा नहीं था। मिलिट्री के रूल्स के हिसाब से जब कोई यूनिट अपने 30% से ज़्यादा लोग खो देता है तो उसकी फाइटिंग स्पिरिट टूट जाती है, मोरल गिरता है, रिबेलियन होती है, कोलैप्स पक्का। पर यहाँ लूसे ने उनको मुर्गे की तरह काट दिया, फिर भी उनकी आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं। वो और भी तेज दौड़ते आए। अब तो ना मारना ऑप्शन ही नहीं रहा। और इसी से एक सच सामने आया, सबसे खतरनाक फाइटिंग यूनिट वही होती है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल ना हो। उन्हें लगा हेल रोर चार्ज हो रहा है और ये उनका बेस्ट चांस है, इसलिए सब लूसे के हाथों पर टूट पड़े। कम से कम 3-4 लोग उसके बाजू को काट रहे थे, बिल्कुल भूखे भेड़ियों की तरह। इस वक्त गन यूज नहीं हो सकती थी, फिर भी लूसे के चेहरे पर कंफ्यूजन था ही नहीं। राइट हैंड से हेल रोर पकड़े हुए, लेफ्ट हैंड से उसने एक आदमी का सर पकड़ा और जोर से दबाया। एक ही पल में आंखें बाहर उभर आईं, जैसे कोई रबर बॉल फटने वाली हो। लूसे ने उस बंदे को सिर्फ सर से पकड़कर दीवार पर पटक दिया। फट! सर तरबूज की तरह फूट गया। वो गन इसलिए यूज नहीं करता था क्योंकि वो बिना गन के नहीं मार सकता। वो गन यूज करता था क्योंकि हेल रोर लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब करता था। मतलब समझे? उसे गन की जरूरत नहीं थी मारने के लिए, गन से उसे पावर मिलती थी। उधर टॉम अपनी असेंबली पूरी कर चुका था। प्रिजन के वॉल्स और फ्लोर में जो भी स्पेशल मेटल था, सब उसके बॉडी पर चिपक चुका था। अब वो किसी आर्टिफिशियली मेड मेगाट्रॉन से कम नहीं लग रहा था। अचानक उसका आयरन हेड घूमा और उसकी नज़र पड़ी कर्क पर, जो अब तक कोने में छुप कर बैठा था। प्लेयर कर्क, क्या प्रॉब्लम है? ये पूरे प्रिजन का सबसे ज्यादा मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है। तुमने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? तुम एक क्वालिफाइड प्लेयर जैसे बिहेव नहीं कर रहे। कर्क का प्लान सिंपल था, कुछ भी मत करो, बस छुप जाओ, और अगर रेड मास्क वाला जीत जाए तो शायद कंप्लीशन मिल जाए। पर अब जब टॉम की नज़र पड़ चुकी थी, कर्क का दिमाग फटने वाला था। मैं क्या करूं? वो फाइटर टाइप प्लेयर था ही नहीं। उसकी स्किल्स एनालिसिस और पजल्स में थीं, और वो भी पहले ही फेल हो चुका था। मुझे पता है, लेकिन अभी उसे बात पूरी करने का मौका भी नहीं मिला।
वैम! बारिश की तरह आयरन स्पाइक्स उस पर टूट पड़े। गन पाउडर इनएफिशिएंट होता है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ ये स्पाइक्स भी गन से कम नहीं थे। लूसे इन्हें झेल सकता था, पर कर्क एक भी लगता गेम ओवर। इसलिए जैसे ही अटैक आया, कर्क ने अपने हाथ का एग्जिट टोकन तोड़ दिया और गेम से भाग गया। उसके सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, सारी परफेक्ट कंप्लीशन की कमाई, सब एक पल में गायब। पर जिंदगी ज्यादा कीमती थी। वो लूसे जैसी रिजॉल्व नहीं रखता था। टॉम ने उसे गायब होते देखा। थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, शॉक नहीं। मच्छर को उड़ाने के बाद उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और सीधा लूसे पर चार्ज किया। उसका 5 मीटर लंबा जिस्म सीलिंग से रगड़ खाते हुए चिंगारियां निकालने लगा। उसका हाथ, जो लूसे के पूरे टॉर्सो जितना बड़ा था, ऊपर उठा। रिस्ट से स्टीम निकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रस्ट के साथ। बूम! सीधा लूसे के सीने पर पंच। साथ ही लूसे से चिपका एक पेशेंट भी उड़ गया, सीधा मीट पेस्ट बन गया। ये हिट डंप ट्रक के एक्सीडेंट से भी ज्यादा पावरफुल थी। किसी और नॉवेल का हीरो होता तो यहीं से इसेकारिम हो जाता, पर लूसे बस उड़ा, दीवार तोड़कर वार्ड के अंदर घुसा, थोड़ा खून थूका और पेन पॉइंट्स +6 हो गए। कंट्रोल्ड पेशेंट्स को अपने लीडर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तुरंत फिर से लूसे से चिपक गए। उसे सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। पर उस पंच के बाद टॉम की मैकेनिकल सोल कांपने लगी। कुछ गलत लग रहा था, जैसे कोई इनविजिबल किलर उसे लॉक कर चुका हो। उसे पता था लूसे हद से ज्यादा ड्यूरेबल है। एक पंच से कुछ खास नहीं हुआ होगा, इसलिए अब उसने गेम्स खेलना बंद किया। अब सीधा फिनिश करना था। जैसे ही उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, क्रैक! मेटल का तेज आवाज। उसका छोटा सा सिर पीछे झटक गया। एक चेन उसके चेहरे पर जोर से पड़ी थी। टॉम ने कभी सोचा नहीं था कि प्रिजन में कोई और भी लड़ सकता है। ऊपर देखा तो एक फिगर हवा में उछलता दिखा। हाथ पैर अब भी शैकल्स में बंधे हुए थे। लॉन्ग वू, अब आजाद। अब उसकी आंखों में कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ नफरत और सालों से दबा हुआ डिटर्मिनेशन। उसने चेन घुमाई और रोबोट के गले में फंसा दी, जैसे रेसलिंग का चोक होल्ड। नीचे से जो भी फॉर्मर प्लेयर्स थोड़ा सा भी होश में आए थे, वो भी इस वॉर मशीन पर टूट पड़े। ये नॉर्मल लोग नहीं थे, लूसे जितने स्ट्रांग नहीं, पर जिया त्यान से कहीं ज्यादा। टॉम का भारी जिस्म पहली बार हिल गया। उसका एक घुटना जमीन से टकराया। उसी पल उसे समझ आया कि इन लोगों को 2 दिन से मेड्स नहीं मिले। इनका दिमाग अब पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड नहीं रहा। हेल रोर ने सारी दवाइयां ले ली थी। क्या ये भी उसका प्लान था? टॉम गुस्से से सोच ही रहा था कि उसके टॉयज बगावत क्यों कर रहे हैं। तब दूर से एक दहाड़ आई। हटो! प्लेयर्स के लिए वार्निंग थी ये। अगला ही पल एक अंधी लाल रोशनी सब कुछ ढक लेती है। हेल रोर, 50% एनर्जी, सिंगल शॉट आउटपुट। जैसे जहन्नुम का सूरज जमीन पर गिर पड़ा हो। आग का स्वागत सीधा टॉम पर, जिसके पास भागने की जगह भी नहीं थी। एक्सप्लोजन के बाद की गर्मी ने लूसे से चिपके सारे पेशेंट्स को तुरंत वेपराइज कर दिया। पर रिकॉइल, वो कुछ और ही लेवल का था। लूसे का राइट आर्म पूरी तरह तबाह हो गया। उसकी शोल्डर ब्लेड पीठ से बाहर निकल आई। जो हाथ हेल रोर पकड़ रहा था, वो एल्बो से टूटकर हवा में उड़ गया। गोश्त और हड्डियां अलग अलग हो चुकी थीं। अपने तीसरे गेम में पहले 2 में पैर तोड़े थे, इस बार चेंज करते हुए लूसे ने हाथ खो दिया। टारगेट, अचीवमेंट अनलॉक्ड। चैप्टर 58, लोहे को चीर देना, स्टील के नीचे सड़ चुका गोश्त। लूसे के नज़रों के सामने सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा था। थोड़ा सा ऊपर देखा तो उसने अपना कटा हुआ राइट हैंड हवा में उड़ता हुआ देखा। उसके सीने में एक गरम, सुकून भरी फीलिंग थी, जैसे कोई हल्का सा हीट उसे अंदर से कंफर्ट दे रहा हो।
नीचे देखा तो मिली क्लोक उसके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था और छोटे से सूरज के ब्लास्ट से अब वो लाल गर्म हो चुका था। क्लोक के नीचे उसका खून उबलते पानी की तरह बबल कर रहा था, झाग बनाता हुआ, फिर धीरे धीरे क्रिम्सन फ्यूल बनकर उसके शरीर से चिपक गया। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +3। इन सब का मिला जुला असर लूसे को सिर्फ एक ही फीलिंग दे रहा था, वार्म और फजी, वियर्डली काफ़ी कंफर्टेबल। पर उसे पता था कि थियरी के हिसाब से वो अभी बहुत सीरियसली इंजर्ड है। इस कोजी फीलिंग में ज़्यादा डूबना अलाउड नहीं था। तुरंत उसने एक बेसिक हीलिंग पोशन निकाला और उसे दांतों के बीच दबा लिया। फिर हल्की सी छलांग लगाई, मिड एयर इंटरसेप्ट किया और अपने कटे हुए राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। हाथ खोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। असल प्रॉब्लम ये होती अगर हेल रोर, वो एपिक टेयर वेपन भी चला जाता। अगर ऐसा होता तो उसकी करंट कॉम्बैट पावर इस लेवल के दुश्मन के सामने बिल्कुल काफ़ी नहीं थी। ये मेगाट्रॉन वॉनबी कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं था जिसे इस स्टेज पर प्लेयर्स रियलिस्टिकली डील कर पाते, सिवाय लूसे के। पेन इम्यूनिटी, ह्यूमन लिमिट से ऊपर का बॉडी, मेड्स और एक सॉलिड वेपन, यही सब मिलकर उसे इस हेल मोड गेम को ब्रूट फोर्स से क्लियर करने लायक बना रहे थे, बिना ओरिजिनल स्ट्रैटेजी फॉलो किए। उसे खुद नहीं पता था कि गेम के बाहर जो ऑडियंस देख रही थी, उनका शॉक लेवल नए हाइट्स पे पहुंच चुका था। सभी परफेक्ट कंप्लीशन प्लेयर्स में लूसे का विजुअल इम्पैक्ट बिल्कुल अलग लेवल का था। लूसे के अल्ट्रा हाई स्पीड रिफ्लेक्सेस की वजह से उसके लिए सब कुछ स्लो मोशन में था, पर रियलिटी में सब कुछ 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो गया। ब्लास्ट, कटा हुआ हाथ, रिकॉइल और बर्न्स, सब कुछ लाइटनिंग स्पीड पर। और अब वो नरक का सूरज सीधा टॉम पर गिर चुका था एक भयंकर धमाके के साथ। पूरा असाइलम एक ही पल में अंधी सी सफ़ेद रोशनी में डूब गया, इंसान की आंखों के बर्दाश्त से बाहर। जिसमें भी थोड़ी सी भी समझ थी, उसने इंस्टिंक्टिवली अपना चेहरा घुमा लिया। पूरे जेल में गर्मी की लहरों का तूफान उठ रहा था। एक्सप्लोजन का सेंटर इतना गर्म था कि लोहा पिघलने लगा। जो भी पास था चीखता हुआ पीछे हट गया। वो 50% सिंगल शॉट आउटपुट ऑलरेडी एपिक टियर वेपन के नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर चुका था। एक अबनॉर्मल लीप। शायद हेल रॉड ने भी खुद नहीं सोचा होगा कि वो इतना खतरनाक शॉट फायर कर सकता है। हे, तू ठीक है ना? गर्मी और धुएं के बीच से एक चिंता भरी आवाज आई। ज्यू तियान हाथ में ब्रीचिंग टूल लिए लोहे का दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर घुसा, सीधा उस जगह जहां लूसे खड़ा था। ज्यू तियान अपना काम कर चुका था, बाकी प्लेयर्स को छोड़ दिया गया था। बाहर का हंगामा सुनते ही वो भागा आया। उसे देखना था वो लाल मास्क वाला बंदा जिंदा है या नहीं। उसकी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग थे। गेम अभी शुरू ही हुआ था और पहले ही कोई इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी आ गया था। इसे जिंदा रखना टॉप प्रायोरिटी था। चाहे वो गेम कंप्लीट करे या ना करे, लूसे की मेंटल स्ट्रेंथ और ओवरऑल क्वालिटी देखकर ज्यू तियान को लगता था इसका जिंदा रहना ही काफ़ी है। नया स्टार्ट हो सकता है, दोबारा खेला जा सकता है। कुछ कदम आगे बढ़कर वो स्मोक और रोशनी के बीच से निकला और फिर लूसे को देखा। उसके कदम वहीं जम गए। उसके सामने एक खून में भीगा हुआ इंसान खड़ा था। क्लोक सीने पर लिपटा हुआ, उसका टॉर्सो हर जोरदार हार्ट बीट के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। सूखा हुआ खून उसकी सिलुएट को एक ट्रैजिक डिग्निटी दे रहा था। उसके लेफ्ट हैंड में उसका कटा हुआ राइट हैंड था और उसी राइट हैंड में गन अभी भी मजबूती से पकड़ी हुई थी। मुंह में पोशन बॉटल थी जिसे वो पी रहा था। ज्यू तियान शब्द ही नहीं ढूंढ पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो, जब तक लूसे ने खाली बॉटल थूक कर नीचे नहीं गिरा दी। तब जाकर ज्यू तियान होश में आया। तू ठीक है? अभी पोशन पिया ना? फिर क्या, मैं ज्यादा खून बहा रहा हूं क्या? लूसे ने पूछा। नहीं एक्चुअली। जहां हाथ कटा था वो जगह भी ब्लास्ट की गर्मी से कॉटराइट हो चुकी थी। ज्यू तियान लूसे को अपना ही हाथ पकड़े देख रहा था, जैसे कोई नॉर्मल चीज हो। उसकी मेंटल डिफेंसेस और भी गिर गईं।
सीन इतना ग्राफिक था कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। गेम अभी शुरू ही हुआ था और दुनिया में पहले ही कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है। क्या ये दर्द महसूस ही नहीं करता? लूसे को छोटी बातों का टाइम नहीं था। उसने अपने कटे हुए हाथ से हेल रॉर निकाला और जियो तियान को वो हाथ पकड़ा दिया। इसे पकड़ के रख और साइड हो जा, अभी काम खत्म नहीं हुआ। जब वो कटा हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जियो तियान की रूह कांप गई। दिमाग से पहले हाथ चल गए, उसने ले लिया। लूसे ने हेल रॉर को लेफ्ट हैंड में पकड़ा। पहले जो लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई थी, उसकी वजह से ब्लास्ट के बाद भी लगभग 10% एनर्जी बची थी। उसने वेपन को सेकंड गियर पर सेट किया। चलते चलते फायर करता हुआ वो उस मैसिव बॉडी की तरफ बढ़ा जो अब मलबे के बीच पड़ी थी। अब एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं थी, बस ब्लास्ट करना था। वो सोलर कैनन का शॉट क्लियरली काम कर गया था। टॉम का कोर मेटल फ्रेम टूट चुका था, सेंटर पिघलकर धीरे धीरे जम रहा था। उसके आर्म के जॉइंट्स टूट गए थे, आयरन प्लेटिंग लटक रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे हड्डी टूट जाए और चमड़ी जुड़ी रहे। अब टॉम का असली शरीर ज्यादातर बाहर आ चुका था। वो शॉक में देखता रहा जब लूसे एक ही हाथ से लगातार फायर कर रहा था। सेकंड गियर की गरज ने उस जायंट रोबोट को जमीन पर चिपका दिया। वो खुद को रीअसेंबल भी नहीं कर पा रहा था। जमीन पर घिसता हुआ पीछे सरकता रहा, फ्लोर पर गहरी लकीरें छोड़ता हुआ। लॉन्ग वू, लॉन्ग ल्यू और बाकी लोगों ने आयरन चेन से टॉम के जॉइंट्स को लॉक कर दिया था ताकि वो दोबारा पावर में ना आ सके। किसी ने कुछ नहीं बोला, पर उनके बीच एक साइलेंट कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन थी। लूसे ने अपनी खराब एक्यूरेसी के साथ भी पूरा हेल रॉर खाली कर दिया। फिर उसने नीचे देखा और गन होल्स्टर कर ली। टॉम के चेस्ट में फिर से स्पार्क्स निकले। इलेक्ट्रिक आर्क फ्लैश हुई जब उसने मैग्नेटिज्म से खुद को जोड़ने की कोशिश की, पर अगले सेकंड लूसे उस पर कूद पड़ा। नीचे जलते हुए मेटल की गर्मी को इग्नोर करते हुए लूसे टॉम के आयरन शेल पर खड़ा हो गया और नीचे देखा। क्रैक! उसका लेफ्ट हैंड चिजल की तरह गिरा, सीधा टॉम के सीने में छेद कर दिया। भयंकर मेटल की चीख के साथ लूसे ने अपने नंगे हाथ से आर्मर को चीर दिया। आह! टॉम ने पहली बार एक इंसान जैसे दर्द भरी चीख मारी। लोहे के शेल के नीचे सड़ा हुआ, जला हुआ, गलता हुआ गोश्त था, जिसमें से पीली पीली पीक टपक रही थी। हाथ में आयरन शेल पकड़े हुए लूसे ने उस पे एक नजर डाली और मांस के पीछे ही डिस्गस्ट से मुंह बना लिया। उस आयरन प्लेट पर कुछ अजीब सा चिपका हुआ था, लेडर जैसा, पर ध्यान से देखा तो समझ आया वो इंसानी स्किन थी। टॉम ने पूरा आयरन शेल अपनी बॉडी से वेल्ड कर रखा था। ये कोई लॉजिक है? लूसे ने भौएं चढ़ाते हुए खुद से बोला। मैकेनिकल असेंशन का मतलब ये थोड़ी होता है। तभी तो इतनी बदबू आ रही थी। इंसान का बॉडी नेचुरली मेटल को रिजेक्ट करता है। पस, स्कैब्स, मेटल के साथ फ्यूजन और ऊपर से वेल्डिंग। लगता है ये बंदा सालों से यही करता आ रहा था इस डीमन असाइलम में। सेल्फ टॉर्चर की बात हो तो लूसे तो सिर्फ शौक के लिए करता था, पर अगर ट्रू टॉप टियर मैसोकिस्ट चाहिए हो तो वो था द ग्रेट टॉम। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। दिमाग में आवाज आते ही लूसे को समझ आ गया वो थोड़ा ज्यादा ही गरम मेटल के पास आ गया था, पर कोई बात नहीं। वैसे भी उसने सीधा टकराने का रास्ता इसीलिए चुना था, पेन पॉइंट्स के लिए। टॉम, तेरी बीमारी सच में काफी सीरियस है। टॉम उसके सीने पर पैर रख के खड़ा था, पर बस इतना सुनते ही पता नहीं क्यों उसका दिमाग घूम गया। द ग्रेट टॉम, कॉल मी द ग्रेट टॉम। वो दहाड़ा। उसके राइट हाथ की हथेली से नीली बिजली सी चमकने लगी, जैसे अभी फिर से लड़ने को तैयार हो। बूम! 30 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के साथ एक जोरदार स्टॉम्प। टॉम का कंधा क्रश हो गया और उसका बॉडी स्टील के रैकेज में चिपक गया। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। जलते हुए मेटल और तेज धार वाली एजेस लूसे के शरीर को काट रही थीं, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। ये वूंड्स जानलेवा नहीं थे और वो टॉम को पलटवार का मौका देने वाला नहीं था। क्रैक! राइट शोल्डर की आयरन प्लेट उखड़ गई, नीचे की स्किन दिखने लगी। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। क्रैक!
आयन स्किन रोबोट का आधा हेलमेट फट गया। एक ऐसा चेहरा सामने आया जो टीवी पर दिखाया जाए तो सीधा सेंसर हो जाए। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। बूम! नीचे का ट्रेड मैकेनिज्म टूट गया और उसके अंदर से निकले ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड पैर, जो पैर भी नहीं लगते थे, बस मुर्दा गोश्त के ढेर हो चुके थे। जैसे पुराने जमाने की फुट बाइंडिंग पूरे लोअर बॉडी पर लगाकर ट्रैक्स के अंदर घुसा दी हो। चोजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +2। लू से स्टील के बड़े से ढेर पर खड़ा था। टॉम पर लगातार पंचेस और किक्स बरसा रहा था। खुद के जख्मों को इग्नोर करके वो हर एक आर्मर लेयर तोड़ रहा था। आखिर में उसने टॉम का आधा आयन आर्मर नंगे हाथों से उखाड़ दिया और अंदर एक छोटा सा बिगड़ा सा बॉडी दिख गया। उसका हाल देखकर पास खड़े जिऊ त्यान ने भी नजर झुका ली। देखना मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही उसने नीचे देखा, लूसे का कटा हुआ हाथ दिखा और ऑकवर्डली फिर ऊपर देख लिया। होली शिट, ये सबसे ज्यादा मेस्ड अप पेशेंट था। ठीक है, मानता हूं। लोग खुद के साथ ऐसा करते हैं। रोज रोज का टॉर्चर है ये। मुझे उल्टी आ रही है, मैं नहीं देख सकता। कोई भी लूसे के कमबैक पर अमेज होने की हालत में नहीं था। सब बस टॉम का आर्मर उतारते हुए सीन देखकर सिक फील कर रहे थे। लूसे का मेन गोल था टॉम के बॉडी के सब मोटर्स डिस्ट्रॉय करना। अब जब काम हो चुका था, उसने और आर्मर नहीं उतारा। सच कहूं तो जो बंदा अपने बॉडी पर आयन वेल्ड करता है, उसका आर्मर उतारना बेसिकली फ्लेइंग जैसा ही होता है। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, तू चाहे तो एक ह्यूमनॉइड मेक बनाकर उसे सूट की तरह पहन सकता था। टॉम का मुंह खुला हुआ था। उसके बिगड़े हुए चेहरे पर 2 आईबॉल जैसी चीजें नफरत से चमक रही थी। डाई, मेरे लिए मर जा। कॉल मी द ग्रेट। वो अधूरी सी बातें बोलता हुआ फिर से एक आयन स्पाइक पकड़ने लगा। एक आखिरी हमला। बैंग! हेल रॉर के बेसिक मोड का एक ही शॉट और उसकी डिफॉर्म्ड पापी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। लाइफ एनर्जी +4%। इस बार बूस्ट अनयूजुअली ज्यादा था। दुश्मन मर चुका था और पेन पॉइंट्स भी उसके साथ गए। लू से थका हुआ स्टील के ढेर पर चुपचाप बैठ गया। ये गेम इंस्टेंस सच में टफ था। अगर हेल रॉर ना होता और उसने ऑल इन जाने का डिसीजन ना लिया होता तो बात काफ़ी रिस्की हो सकती थी। अब कंप्लीशन प्लेयर्स में सिर्फ लूसे और जियो त्यान ही जिंदा थे। बाकी पेशेंट्स लगभग सब मर चुके थे और जो वेटरन्स बचे थे वो ज़मीन पर ऐसे बैठे थे जैसे उनकी रूह ही निकल गई हो। तभी टॉम के कॉर्प्स से एक चमकती हुई चीज़ बाहर निकली, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉस फाइट के बाद लूट ड्रॉप होता है। What the hell? ये गेम इतना लिटरल भी हो सकता है। लूसे ने फ्लोटिंग बुक को देखकर हाथ बढ़ाया। टॉम्स डायरी। कौन डायरी रखता है भाई? ओह हाँ, ये तो मेंटल पेशेंट था। मेक सेंस। लूसे को नहीं पता था ये चीज़ क्या करती है, इसलिए नेचुरली उसने बुक खोल दी। वर्क हार्ड, फाइट ऑन। आई एम गोइंग टू मेक बिग मनी। नेक्स्ट ईयर क्लब में हॉट गर्ल्स। वर्क हार्ड, फाइट ऑन। बस 2 पेज देखे और लूसे का रिएक्शन फुल ओल्ड मैन ऑन सबवे मैम स्टेरिंग एट फोन मैम जैसा हो गया। स्ट्रिक्टली बोलें तो ये डायरी भी नहीं थी, ये एक मेटाफिजिकल आइटम थी जो सीधे तुम्हारे दिमाग में सीन्स डाल देती थी। टॉम के पास्ट के। टॉम लेजी था, छोटा कद का, एवरेज बैकग्राउंड का, पर सक्सेस कल्चर का हार्डकोर बिलीवर। उसे लगता था एक दिन वो ज़रूर अमीर बनेगा। रोज ऑनलाइन बकवास ब्रैगिंग करता, खुद के लिए इमेजिनरी बैक स्टोरीज बनाता, स्ट्रेंजर्स से बहस करता और उन्हें ट्रोल करके मजा लेता। फिर उसके पेरेंट्स बुढ़े हो गए, सपोर्ट खत्म, जॉब ढूंढनी पड़ी। तब उसकी अमीर बनने की फैंटेसी और तेज हो गई। किसी ने बोला शॉर्ट वीडियो से पैसा बनता है, वीडियो बनाना शुरू। किसी ने बोला इन्फ्लुएंसर पैसा कमाता है, इन्फ्लुएंसर बनने का सपना। किसी ने बोला नॉवेल से पैसा बनता है, राइटर बनने का प्लान। हर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, स्टार्टअप ग्रुप्स, जॉब ग्रुप्स, और ग्राइंड करता रहा जैसे पागल। बॉस आप तो कमाल हो, बॉस मुझे भी ले लो, आज नींद नहीं ग्राइंड है। सीनियर लोगों की चामलूसी करनी, जूनियर्स को नीचा दिखाना। 10 साल तक यही चलता रहा और एंड भी क्या, न पैसा न इज्जत। टॉम टूट गया। वर्क हार्ड, फाइट ऑन, मैं अमीर बनूंगा, मैं सब कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं।
उसकी बेचैनी के बीच एक अजीब सी पावर ने उसे गाइड किया और फिर वो एक प्रिजन पहुंच गया। अचानक लूसी ने सर झटका और जोर से बुक बंद कर दी। इस चीज में कुछ गड़बड़ है। सिर्फ कुछ पेजेस देखे थे और उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन का सुनामी आ गया था, और वो सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ डार्क इमोशंस थी। आलस, बेवकूफ़ी, नंबनेस, परवर्जन। अगर उसके पास मास्क और नेचुरली कियोटिक मेंटल स्टेट ना होती तो शायद वो भी इसमें डूब जाता। ये चीज़ तो काफ़ी डेंजरस है, लूसी ने शॉक में सोचा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, रेलेवेंट सीक्वेंस आइटम डिटेक्टेड, रेलेवेंट सीक्वेंस आइटम फाउंड इन इन्वेंट्री, प्रोसीड विद सीक्वेंस अपग्रेड। Chapter 60 Brand New S-Tier Sealed Artifact। लूसी ने आंखें बंद कर ली और थोड़ा सा साइड में सर झुका लिया। उसका दिमाग अभी भी नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ था और वो खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि लूसी बिल्कुल थक चुका था। अगर ये वही 2 दिन होते जब उसने पूरे प्रिजन का खाना लूट लिया था, उस वक्त उसका मेंटल केओस इतना ज्यादा था कि उससे किसी भी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। पर अब ये स्टूपिड सी डायरी सच में थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग निकली। हाँ, कानों में गेम की आवाज़ सुनते ही लूसी ने दिल ही दिल में सवाल किया। डिटेक्टेड, आपके पास एक सील्ड आर्टिफैक्ट है जो अपग्रेड हो सकता है। डिटेक्टेड, रेलेवेंट आइटम आपकी इन्वेंट्री में मिला है। क्या आप अपग्रेड प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं? लूसी ने ध्यान से देखा और तब समझा। जो रेलेवेंट आइटम बोला जा रहा था वो उसके बैकपैक में पड़ा एक लॉटरी टिकट था। ये उसकी सेकंड परफेक्ट कंप्लीशन का रिवॉर्ड था, रैंडम सील्ड आर्टिफैक्ट ड्रॉ टिकट। अगर मैं अपग्रेड करूं तो ये किस टियर तक जाएगा? करंट टियर से ऊपर जाएगा। लूसी, क्या अभी तुमने मेरे कान में जोर से फाट मारा? मैं पूछ रहा हूं कौन सा टियर और तुम बोल रहे हो अभी से ऊपर। भाई ऑब्वियस बात है, नीचे तो जाएगा नहीं। ये कैसा ब्रेन डेड गेम प्रॉम्प्ट है? तभी आवाज फिर से आई। करंट आइटम टॉम्स डायरी एक पीक टियर बी रैंक सील्ड आर्टिफैक्ट है। ओह, अब ये बात काम की थी। सील्ड आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स दोनों ही गेम के स्पेशल आइटम्स होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वेपन्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्लियरली डिफाइंड नहीं होते, पर सील्ड आर्टिफैक्ट्स वो डबल एज स्वॉर्ड होते हैं। जितनी ऊपर उनकी सीक्वेंस रैंक होती है उतने ही उनके साइड इफ़ेक्ट्स अनबेरेबल होते हैं। लूसी को लगता था ये सिस्टम थोड़ा SCP स्टाइल पे बेस्ड है, लवक्राफ्टियन फ्लेवर के साथ। पर अगर सही तरह से यूज़ किया जाए तो सील्ड आर्टिफैक्ट्स की पावर अबनॉर्मली डेंजरस होती है। उसका मास्क ही देख लो, अभी उसने उसकी असली पावर का आधा भी यूज़ नहीं किया, फिर भी उससे ऑलरेडी कितने फ़ायदे मिल चुके थे। 7 मोड्स में से सिर्फ 2 ट्राई किए थे और हर एक का ओवरलोड मोड तो अभी देखा ही नहीं। अगर ये अपग्रेड हुआ तो कम से कम A टियर, शायद S टियर भी हो सकता है। लूसी ने सोचा, ये अपग्रेड एक रैंडम ड्रॉ से ज़्यादा वैल्यूबल लग रहा था। जियो तियान ने भी नोटिस कर लिया था कि लूसी बुक पकड़ के खड़ा है। क्यूरियस होके वो पास आ गया। जैसे ही वो करीब आया, लूसी ने अचानक डायरी बंद की और मुंह घुमा लिया। जियो तियान, क्या? भाई सीरियसली मुझसे भी गांठ कर रहा है? ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए जियो तियान ने हल्की सी खांसी ली, हाथ इधर उधर हिलाए और आसपास देखकर बोला, तो इसका मतलब गेम खत्म हो गया ना? मुझे लगता है हाँ, खत्म ही हो गया। उसकी बात के साथ ही गेम का बैकग्राउंड वॉइस फिर से गूंज उठा। गेम ओवर, प्लेयर्स तुरंत सेटलमेंट चूज कर सकते हैं या 30 मिनट्स में ऑटो सेटल हो जाएगा। साथ ही सब स्पेक्टेटर्स की स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई। 2 लाइन्स सामने आईं। गेम खत्म हो चुका है, कृपया दूसरे चल रहे गेम्स देखें या अगले गेम का इंतज़ार करें। चोजन्स पैराडाइज आपका स्वागत करता है प्लेयर बनने के लिए। हर गेम के एंड पर यही लाइन्स आती थीं। पर जो लोग सच में अवेयर थे वो अब गेम के अंदर आ चुके थे। बाकी लोग अभी भी सिर्फ स्पेक्टेटर्स रहना पसंद करते थे। ऊपर से देखना, सेफ रहना, डेंजर से दूर रहना
और एंड में कुछ भी हासिल ना करना। खत्म हो गया। ये तो लगभग 2 दिन का गेम प्ले था। जब भी ये बंदा परफॉर्म करता है मुझे प्लेयर बनने का मन ही नहीं करता। टू स्कैरी। अरे ये इंस्टेंस तो बिल्कुल अनबीटेबल बोला जा रहा था। वो पहले मेगाट्रॉन जैसा लग रहा था। उसे कौन हरा सकता है? रैंकिंग्स, वर्ल्ड रैंकिंग दिखाने वाले थे ना, मुझे उसे टॉप पे देखना है। स्क्रीन काली होने के बाद भी कोई नहीं गया। रैंकिंग प्रीव्यू का वेट सबको था। गेम के अंदर जियोथियन को रियलाइज हुआ कि स्पेक्टेटर एक्सेस बंद होने के बाद वो बाहर के स्टाफ से कांटेक्ट नहीं कर सकता। अब वो इस पागल के साथ अकेला था। पहले भी अकेला था, पर तब कोई तो देख रहा था, अब कोई नहीं। और उसे याद आया कैसे ये आदमी थोड़ी देर पहले खाना खा रहा था। जियोथियन को सच में डर लगने लगा कि कहीं ये आदमी अचानक स्नैप करके उसे ही ना खा जाए। ये लो। जियोथियन को याद आया और उसने लूसे का कटा हुआ राइट हैंड उसकी तरफ बढ़ा दिया। लूसे ने तुरंत नहीं लिया। उसने जियोथियन को देखा और टॉम्स डायरी उठाकर बोला, ये चीज़ मेरी है, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, राइट? जियोथियन 1 सेकंड रुका, फिर पागलों की तरह सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुम्हारी। मतलब ऑलमोस्ट सारा काम तुमने ही किया था, हम तो बस कंप्लीशन के लिए साथ आ गए थे। जियोथियन डिपार्टमेंट एट द एज ऑफ द यूनिवर्स में काम करता था। EQ मैक्स था उसका, पर अंदर से थोड़ा गिल्टी भी फील कर रहा था। एंड में सिर्फ 2 लोग क्लियर हुए थे और असली फायदा तो उसी को मिल रहा था। वैसे ये लेजिट क्लियर मेथड नहीं था ना? जियोथियन ने संभल कर पूछा। ऑफ कोर्स नहीं, सीधा घुस के मुक्के चलाना कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होती। बस जैसे लूप होल ढूंढना, ट्रस्ट बनाना, स्लोली एनालाइज करना, ये सब बहुत टाइम लेता है और एंड में फाइट तो करनी ही पड़ती है, बस शायद उसके फुल पावर फॉर्म से नहीं। लूसे बोलता रहा और साथ ही अपना राइट हैंड वापस अटैच कर रहा था। असली रीज़न सिर्फ उसे पता था। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच था ग्लटनी की पावर अनलीश करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेन पॉइंट्स लेने के लिए। बाकी सब लोग बहुत वीक थे, उनका अटैक उसे दर्द ही नहीं देता। जियोथियन लूसे को देखता रहा, इतना बैटर्ड बॉडी, फिर भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसके पास शब्द नहीं थे। उसे नहीं लगता था दुनिया का कोई और प्लेयर ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगा। बस याद करने से ही उसे डर लग जाता था। बहुत ज़्यादा वायलेंट। तुम सच में नहीं सोच रहे कि... वो कुछ और बोलता, उससे पहले ही पलटा और देखा लूसे गायब हो चुका था। बिना कुछ कहे लूसे फाइनल गेम सेटलमेंट स्क्रीन में एंटर करके डीमन असाइलम से निकल चुका था। जियोथियन: वाह, गेम ओवर।